हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी तैयारी होती है यूपीएचसीएससी एडवर्टीजमेंट 51 के लिए, जिसमें हम जीएस के पोर्शन को कर रहे हैं और यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन से तैयारी में कराती हूँ। तो अगर आप लोग एजुकेशन विषय से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो वो तैयारी आपकी यहाँ हो जाएगी। एग्जाम टारगेटेड तैयारी आपकी यहाँ कराई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें जो है जीएस के पोर्शन में आपके करंट अफेयर के साथ साथ बाकी जीएस के पोर्शन को भी कवर करेंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन है ये शुरू के क्वेश्चन है, ये आपके करंट अफेयर से संबंधित है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? विच स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड महाभारत वाटिका फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन? तो इसमें आपके यूपी है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और असम ऑप्शन में दिए हुए हैं, जिसमें आपकी उत्तराखंड सरकार ये जो है इसमें इन्होंने आपकी उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। इसका उद्देश्य है प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण और पारिस्थितिक जागरूकता को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं आपके दिसंबर और जनवरी वाले जो पोर्शन से हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला जो है यहाँ पे आपके जो स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें पूछा है, साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाउ मेनी एथलीट्स हैव बीन अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड फॉर द ईयर 2024? अब इसमें देखिए 32 जितने एथलीट हैं इनको यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है, और इसमें 4 एथलीटों को खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया है। ये पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह के दौरान दिए जाएंगे। तो कितने एथलीटों को दिया जा रहा है? 32, ठीक है। अब इसमें देखिए एक आपको जिक्र आया है 4 एथलीटों को खेल रत्न अवार्ड, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लेटेस्ट की करंट की न्यूज़ है। तो इसमें देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका बन जाता है कि खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें 4 एथलीट हैं और एथलीटों के नाम भी पता होना चाहिए। तो 4 एथलीटों में ये प्रतिष्ठित एथलीट हैं गुकेश टी, है ना, गुकेश डी मतलब चेस के लिए हैं, शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर निशानेबाजी। इन सारे को हमने पहले भी पढ़ रखा है। चेस में गुकेश डी का नाम आया था, जिसमें सबसे कम उम्र में इन्होंने चैंपियनशिप हासिल की है चेस में, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ पहले भी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो इन 4 एथलीटों को ये आपके युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2025 के लिए खेल रत्न पुरस्कार से इनकी घोषणा की है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? हु वॉज द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस.सी. मुखर्जी और बी.एन. राव। इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको थ्योरी पार्ट भी जानना चाहिए कि वर्ष 1946, यहाँ पर हम 1946 की बात कर रहे हैं। तो 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ और बहुत जो टू द पॉइंट आपके आंसर बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इसकी जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी, और इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। तो इसमें कुछ ही सदस्य उपस्थित थे और कुछ जो हैं यहाँ पर कुछ रियासत ने भाग नहीं भी लिया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, इन्हीं को सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। तो इसका 2 तरह से सवाल बन सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, और एक है सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में। तो सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछे भी गए हैं। तो जब अस्थायी सदस्य की बात हो रही है तो इसी तरह से स्थायी सदस्य की भी बात होगी। तो देखिए, तो ये जो बैठक थी 11 दिसंबर को भी हुई थी, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अगला क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कि यहाँ पर हु वॉज इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन December 11, 1946? तो अब इसमें देखिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जरूर याद रखिएगा, अस्थायी और स्थायी की बात हो रही है। तो राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अब इसी में 2 नाम आपको और याद रखने हैं कि इसमें देखिए जो अगला क्वेश्चन है ना, इसी में है
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये थे आपके BN राव। तो जब ये संविधान सभा का गठन हुआ था, इसकी बात हुई थी, अस्थायी और स्थायी सदस्य बने, तो फिर इसके बाद ही इन्हीं में HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष और BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके है, आपको पता होनी चाहिए। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 15 थी। इसमें कुछ जो आपको खास खास नाम याद रखने हैं, सारे नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे इनमें जो शामिल महिलाएं थी, विजय लक्ष्मी पंडित जी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, इस तरह से ये जो इंपॉर्टेंट नाम है ये सारे यहाँ पर शामिल थे। तो 15 महिलाएं थी। किस देशी रियासत ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था? तो ये थी आपकी हैदराबाद, ठीक है। जब संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है, तो इसको थ्योरी पार्ट में ही पढ़ेंगे ना, तभी चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्योंकि पॉलिटी आपका ऐसा सब्जेक्ट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें आपको समझ के ही पढ़ना चाहिए, रटेंगे कितना, है ना। और अभी हायर स्टडीज़ में आकर तो हमारी रटने वाली वैसे भी स्टैमिना इतना रह नहीं जाता है, तो इसलिए चीज़ों को आप समझते हुए पढ़ें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो संविधान जो देशी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है ICT से है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज डेटा ट्रांसमिशन माध्यम है? फाइबर ऑप्टिक है, कोएक्सियल है, ट्विस्टेड पेयर है या रेडियो वेव्स है? तो इसमें देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स, या इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पिछले PYQs जब मैंने कराए हैं तो उसमें भी पूछा गया है ना। तो यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, IP एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? IP एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, है ना। तो ये किया जाता है आपका टू आइडेंटिफाई नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। तो व्हाट इज एन IP एड्रेस यूज्ड फॉर? IP एड्रेस जैसा कि नाम है कि एड्रेस करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर डेटा को भेजने और प्राप्त करने में ये मदद करता है, किसी भी डिवाइस या वेब पेज को ढूंढने में भी मदद करता है, मतलब लोकेशन ट्रैकिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है IP एड्रेस का। IP एड्रेस में होता क्या है, कुछ अलग सी, मतलब कुछ अलग स्पेशल कुछ ऐसे आइडेंटिटी नंबर्स होते हैं, पहचान संख्या जिसको कहते हैं, तो उनसे इनको डिनोट करते हैं और लोकेशन ट्रैकिंग में इसका मेन रोल होता है। तो इसमें दो तरह, मतलब दो क्या, 4 तरह के होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका प्राइवेट हो गए, और आपका स्टैटिक हो गया, डायनेमिक हो गया, इस तरह से, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक, इस तरह से करके IP एड्रेस के टाइप्स होते हैं। इनमें जो आपके UGC नेट में सवाल बनते हैं वो जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, आपका ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये वर्जन के हिसाब से होते हैं, IPv4, IPv6। तो ये IP एड्रेस के ही टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए आपके। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अब मैं सोचती हूँ कि आपके लिए ये मॉडल पेपर तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आपको पूरी थ्योरी के जो है मैराथन दे दी जाए, है ना। तो आपको पूरी, तो जैसे कि 2 घंटे की वीडियो तो एक साथ तो नहीं बन पाएगी, लेकिन ऐसे पार्ट में करके मैं आपको पूरी थ्योरी आपको दे देती हूँ, ठीक है। तो बाकी ये मॉडल पेपर आपके चलते रहेंगे, तो अगर आप पढ़ लेंगे उन वीडियोज़ को, आप एक बार देख लेंगे तो पूरी थ्योरी आपका कवर हो जाएगा। HTML का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, तो ये सही होता है। हाइपर लिंक टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज, हाइपर लिंक, तो इस तरह से अलग अलग है ना। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और HTML क्या है, एक वेब पेज का सिलेक्शन बनाता है, मतलब कंटेंट स्ट्रक्चर का काम करता है, जिसमें आपकी जैसे हेडिंग है, पैराग्राफ है, लिस्ट है, इमेजेस हैं, इनका स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है और कंटेंट को कैटेगराइज भी करता है, सॉरी। तो मतलब जैसे कि यहाँ पर एक वेब पेज को दूसरे पेज से जोड़ना है, वेबसाइट से जोड़ना है, लिंक करना है, तो ये सारी चीज़ें मतलब आपका ये कैटेगराइज करता है, वर्गीकृत, है ना, कि कैसे किस में जोड़ना है, किस तरह से, तो ये HTML का ही काम है। अगला जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं? इस तरह के कन्वर्जन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये टेबल मैंने दी है आपकी सुविधा के लिए, उसमें आपको ये पूरा पता हो जाएगा कि किस तरह से कैसे हायरार्की हमको याद रखनी है। तो ये जो 1 GB में 1024 मेगाबाइट होते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये एक टेबल है, ये आपको पता होगी। देखिए इसमें क्या है, हम हायरार्कीज की निर्धारित करते हुए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 1 बिट है बाइनरी डिजिट,
स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब 0 और 1 यहाँ पर लिए जाते हैं। उसके बाद 8 बिट आते हैं जो 1 बाइट के बराबर होते हैं, ठीक है। फिर एक निबल होता है जिसमें 4 जो है आपके बिट्स होते हैं, तो इसके बीच में एक निबल भी आता है, ठीक है। यहाँ पर एक निबल आएगा, है ना, ये 4 बिट के बराबर होगा। तो 1 बाइट हो गया आपके 8 बिट के बराबर। उसके बाद 1 किलो बाइट, फिर देखिए किलो बाइट, मेगा बाइट, जीगा बाइट, टेरा बाइट और पेटा बाइट, है ना। तो 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स के बराबर है, अक्सर पूछा जाता है। और उसके बाद कई बार आपको ऐसे भी दे रखेगा 1 इंटू जो है ये आपका 2⁻³ ऐसे करके भी दे देगा, है ना। तो आपको इस तरह कंफ्यूज नहीं होना है कि किलो मतलब ग्राम किलोग्राम वाला ऐसे लेना है, इस तरह से नहीं लेना है, ठीक है। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट और आपका ये है 1024 जीगाबाइट, ठीक है। 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट। तो इस तरह से आपको कैसे याद रखना है, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, है ना। आगे भी और होता है लेकिन इतना ही जान लीजिए वो काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है आपका यूजीसी से संबंधित है। भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने देखिए यहाँ पर 6 केंद्र खोले थे, जिसमें पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु, ये 6 केंद्र खोले गए। कब खोले गए थे, तो कई बार इनके नाम पूछ लेता है, कई बार इनका जो है आपसे सन पूछ लेता है। तो ये 1994-95 में खोले गए थे, ठीक है। टू कंट्रोल हायर एजुकेशन इन इंडिया रीजनली यूजीसी ओपन 6 सेंटर्स इन पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। व्हेन वेयर दे ओपेंड, है ना। तो 1994-95 में खोले गए थे। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा यूजीसी के बारे में जान लीजिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि थ्योरी क्लास में मैं आपको पूरी मैराथन दे दूंगी, मिनी मैराथन करके क्लासेस आएंगी, तो आपकी उससे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, है ना। क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या है कि क्वेश्चन तो आप करिए लेकिन थ्योरी पार्ट भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यूजीसी जो है, यूजीसी के बारे में, यूजीसी देखिए 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। 1953 और 1956 मतलब 1953 और 1956 अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। 1953 में अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी थे। ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है, ठीक है। यूजीसी क्या है, एक वैधानिक निकाय है ना। और इसकी स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम में हुई थी, और ये भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले क्या था नाम इसका, MHRD था, है ना। तो इस तरह से ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। मुख्यालय कहाँ है, इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, बहादुर शाह जफर मार्ग में है। यूजीसी द्वारा पूरे भारत में, यह आपको पता है हायर एजुकेशन के लिए, कंट्रोल के लिए है। तो मतलब हायर एजुकेशन के साथ साथ आपके रिसर्च के पार्ट को भी देखती है, हायर एजुकेशन को भी देखती है। तो इस तरह से यूजीसी के अपने बहुत सारे काम होते हैं। इसमें क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए 1994-95 में पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर 6 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई थी। तो ये इसका कुछ डिटेल था। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी। तो ये थे आपके डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, है ना। तो ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। और उसके बाद देखिए अभी अगला क्वेश्चन है, यह आपके होमवर्क क्वेश्चन के लिए है। इसमें आपको सीक्वेंस में लगाना है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस इन ए सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। हिंदी में भी दे रखा है और इंग्लिश में भी है। तो आपको ये होमवर्क क्वेश्चन है, इनको सीक्वेंस में लगाइए और यहाँ पर बताइए कौन सा कोड आपका सही होगा। पहला ऑप्शन है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ डाटा, डेवलपिंग डाटा कलेक्शन टूल्स, डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके, जो कि आपको इसका जो है आंसर, राइट आंसर आप जरूर मैसेज करिएगा। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं थ्योरी पार्ट जरूर दे दूंगी, ताकि आपका चीज़ें कवर होती चलें और आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कर लें, है ना। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।